गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक करीब करीब कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब भी इसमें कुछ मेथड्स ऐसे रह गए हैं जो कि हमको एक बार देख लेने चाहिए। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ही इसके अंदर कुछ मिक्सअप करके बनाए जा सकते हैं। बाकी मैं सारे के सारे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं और इसके अंदर ले रहा हूँ। तो देखें, एक नया मेथड है। ये क्वेश्चन देखें पहले। फाइंड द फोर्स बिटवीन an infinite earth conductor and a point charge q placed at a distance d from the earth conductor। अर्थ कंडक्टर मतलब वोल्टेज जीरो। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी प्लेट है, मान लो ये प्लेट है, तो इस प्लेट को मैंने जमीन से जोड़ दिया तो इट इज अर्थ कंडक्टर, तो इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अब उसने क्या बोला कि इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चार्ज रखा है, तो तुम देखो इसके अंदर इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो जब भी अर्थ कंडक्टर हो तो तुम क्या करना, मेथड ऑफ इमेज लगाना। मेथड ऑफ इमेज क्या बोलता है कि ये बॉल है या चार्ज है, मान लो, तो ये चार्ज यदि इससे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसके पीछे डी डिस्टेंस पे एक बॉल बनेगी, और वो जो बॉल बनेगी उसके और इसके बीच में फोर्स निकाल लो और इसको हटा लो, यानी एक बॉल इधर एक बॉल इधर, ठीक है, जैसे इमेज में दिख रही है ना। इसको हटा लें बीच वाले को, तो एक चार्ज इधर और एक चार्ज उधर, बस इनके बीच में फोर्स निकाल लो। वही फोर्स जो है वो किस किस के बीच में होगा, दो वो चार्ज कंडक्टर और बॉल के बीच में या चार्ज के बीच में होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेथड ऑफ चार्ज। तो देखें इसके अंदर अपन, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चार्ज उधर साइड इंड्यूस होगा, ठीक है ना, वो जो इधर साइड इमेज लोगे ना, तो वो लेटरली इन्वर्जन होता है ना, जैसे आर लिखते हैं ऐसा तो उल्टा आर हो जाता है मिरर में, ऐसे इधर प्लस क्यू लोगे तो उधर माइनस क्यू इंड्यूस कराना, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, ये तो एक मेथड बताया, होता क्या है वो ये देखें कि ये इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर लिया तुमने, इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर के ऊपर तुमने एक चार्ज रखा तो क्या होगा कि इतनी ही दूरी पे चार्ज इंड्यूस होगा उसके, और जो इंड्यूस होगा तो सीधी बात है, यदि तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आए होगे तो निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो अपन उसको इमेज मान सकते हैं ना एक तरीके से उसके। तो इससे जो अर्थ कंडक्टर हो या जीरो पोटेंशियल पे भी हो, चाहे वो अर्थ कंडक्टर ना भी बोले, जीरो पोटेंशियल भी बोलेगा, तो उस केस में भी तुम इस मेथड ऑफ इमेज को लगाना। फिर से सुन लें, मेथड ऑफ इमेज कब लगती है, तो दो केसेस में, या तो अर्थ कंडक्टर हो, ये जमीन से जुड़ा हुआ हो, प्लेट इनफाइनाइट साइज की, या फिर इसका वोल्टेज जीरो यानी न्यूट्रल हो, ठीक है, और उसके सामने तुमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, तो वास्तविकता में इतना ही चार्ज इंड्यूस होगा उसके ऊपर। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव इंड्यूस होगा, और हम क्या बोलेंगे कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उस चार्ज को एक इमेज मान लो उतनी ही दूरी पर, जैसे डी डिस्टेंस पे रखा है तो डी डिस्टेंस पे ही मान लें, और उनके बीच में जो फोर्स निकालेंगे या जो कुछ भी करेंगे उसके बाद, तो वो वैसा ही आएगा जैसा कि हम प्लेट और इसके बीच में निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इमेज, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए जो ऊपर लिखा हुआ, उम्मीद कर लोगे, अब तो कंसेप्ट बता दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझे। बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन एन इनफाइनाइट अर्थ कंडक्टर। तो ठीक है, पहले एक इनफाइनाइट अर्थ कंडक्टर बना दूं, मान लो प्लेट बना ली मैंने, ये प्लेट बना ली, इट इज इनफाइनाइट अर्थ कंडक्टर एंड ए पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, तो प्लस क्यू ही मानूंगा मैं, तो उसको क्यू लिखा है। तो एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस, इससे डी डिस्टेंस पे है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, डी। अब तुम्हें क्या मानना है, थोड़ा मैं इसको पास ले आऊं, यहीं पे बना देता हूं चार्ज क्यू। अब तुम्हें क्या मानना है कि जितनी दूरी पे ये प्लस क्यू रखा है उतनी ही दूरी पर यहां से पीछे की तरफ एक और चार्ज होगा, और उसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू, और डिस्टेंस इधर से इधर तक कितना है, डी है, तो ये डिस्टेंस भी डी है। तो ये अपना कौन सा है, मेन चार्ज, ठीक है, ये अपना कौन सा है, इमेज चार्ज। इमेज चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट, और ये वाला एक अर्थ कंडक्टर, ठीक है, इट इज ए अर्थ इनफाइनाइट कंडक्टर। इनफाइनाइट कंडक्टर जब होता है तो उसकी शेप का कोई मीनिंग नहीं रहता, सर्कुलर हो रेक्टेंगुलर हो, सब इनफाइनाइट एक ही जैसा होता है।
तो ये जो अर्थ कंडक्टर है, इस अर्थ कंडक्टर में हमने ऐसा मान लिया कि इमेज बन गई। इमेज बन गई तो अब इस अर्थ कंडक्टर का कोई काम नहीं है। तो अब तुम्हें क्या सोचना है कि सिर्फ दो चार्ज रखे हुए हैं और दो चार्ज के बीच में दूरी कितनी है। तो इसको अगर अपन ऐसा सोचें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक माइनस क्यू रखा हुआ है और उसके बाद इधर साइड एक और रखा हुआ है प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डी दूरी थी और यहाँ भी डी दूरी थी। इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, 2d है। तो उसने पूछा इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो ये प्लेट अट्रैक्ट होगी इस चार्ज से, ठीक है, प्लेट अट्रैक्ट होगी इस चार्ज से, फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2, चार्ज का साइन नहीं लेना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। और ये जो फोर्स होगा ये कौन सा होगा, अट्रैक्टिव। तो ये जो फोर्स आएगा इट इज 1/4πε0 Q² अपॉन 4d²। इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा। ये कहलाता है मेथड ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो ये नोट कर लें मेथड, और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए लिख लें, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। A small ball is suspended over an infinite horizontal conducting plane by means of an insulating elastic thread of stiffness K. As soon as the ball was charged, it descends by x centimeter and its separation from the plane becomes equal to L. Find the charge on the ball. तो क्या बोल रहा है ये कि इसको सेंटीमीटर को मीटर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट्स नहीं भी दिए है तो उसी केस में चला देंगे अपन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड ओवर एन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन। तुम्हें क्वेश्चन कभी कभी कठिन लगे तो आप उसको पढ़ें एक बार, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करें, डायग्राम बनाए उसका। फिजिक्स में शुरुआत में क्वेश्चंस कठिन लगते हैं लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाते हैं, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परीक्षा में भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है वो आप क्वेश्चंस को लिखें, डायग्राम बनाएं, गिवन लिखें, फॉर्मूला लिखें, फिर सोचें कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि वो कंसेप्ट कभी ना कभी क्लास में पढ़ाया होगा, उन्हीं में से किसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक, चलिए देखें फटाफट। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि मेथड ऑफ इमेजेस लगाएंगे हम, ठीक है। अब अभी फिलहाल क्या मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए तुम समझ पा रहे होगे, परीक्षा में सब मिक्स आता है तो उसमें कौन सा क्वेश्चन किसी से होगा ये तुम्हें सॉल्व करना। अब क्वेश्चन क्या है, स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड, स्मॉल बॉल इज सस्पेंडेड ओवर एन इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन बाय मींस ऑफ एन इंसुलेटिंग इलास्टिक थ्रेड ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट के। बेसिकली इलास्टिक थ्रेड बोल दो या तुम ज्यादा अच्छे से बोलो तो स्प्रिंग बोल दो, ठीक है। स्टिफनेस कांस्टेंट मींस उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं थ्रेड यानी कि रबर है वास्तविकता में वहां पे लगा हुआ रबर बैंड, लेकिन मैं रबर बैंड की जगह में स्प्रिंग ले लेता हूं तो तुमको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, और इसके नीचे लगी हुई है क्या, एक बॉल, और जो बॉल लगी है वो चार्ज्ड है, तो उसके ऊपर मान लो कि चार्ज है क्यू। अब ये जो बॉल है ये अपने आप में जब इस तरीके से लगी हुई है तो as soon as the ball is charged it descend by x meter and then separation from a plane becomes equal to L। जैसे ही इसको चार्ज देते हैं तो क्या होता है, it descend by a distance of x मीटर। ये x मीटर का डिस्टेंस डिसेंड कर लेती है, यानी ऐसे होके ये यहाँ कहीं चली जाती है और ये x मीटर का डिस्टेंस डिसेंड कर लेती है। आई बात समझ में। तो ये प्लस क्यू यहाँ आ गया, अब प्लस क्यू यहाँ आ गया और इसने x मीटर नीचे चला गया। x मीटर नीचे चला गया मतलब क्या, यदि तुम यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने ये x मीटर होगा, यहाँ से नीचे x मीटर नीचे चली गई है। अब एक चीज और है, as soon as the ball is charged it descend by x meter and its separation from the plane becomes equal to L। यानी कि नीचे जो प्लेन पड़ा हुआ था, नीचे क्या है कि इनफाइनाइट प्लेन पड़ा हुआ,
ये ऐसा, ठीक है, इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन। अब सीधी बात है, पोटेंशियल जीरो होगा उसको, तो उसको अर्थ भी माना जा सकता है। देखो यहाँ लिखा है ना, स्मॉल वॉल इज सस्पेंडेड के बाद क्या लिखा है, ओवर इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग प्लेन, यानी कि ये मेटल का प्लेन बना हुआ है ये वाला। अब ये जो मेटल का प्लेन है इसके ऊपर ये रखी थी, तो हमने क्या बोला कि इसकी इमेज बन गई होगी। अब उसने क्या बोला है एक और चीज, कि जब ये सब हुआ तो इस बॉल के बीच है और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस L है। देखो यहाँ लिखा हुआ, द डिस्टेंस बिकम्स L। अब डिस्टेंस L है तो हमने क्या बोला है कि ऐसी की ऐसी एक बॉल नीचे सोच लो, चार्ज की इमेज बना लो। तो ये चार्ज की इमेज बना ली, लेकिन वो उस पर क्या ले लो, माइनस क्यू, और माइनस क्यू ले ली और हमने ये इमेज बना ली उसकी, ठीक है ना। इसमें स्प्रिंग की कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी L ही होगा, क्योंकि बॉल का डिस्टेंस प्लेट से L है, तो इसका फिर से L है। इसका मतलब इन दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस 2L है। इन दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। क्वेश्चन ये पूछा है कि चार्ज कितना, चार्ज कितना है, तो एक चीज ये सोचो कि इसके और इसके बीच में कोई फोर्स लगा होगा, क्योंकि ये तो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा यहाँ पे। तो जब निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो इसके और इसके बीच में कोई फोर्स लगा है, वो फोर्स है कितना, तो वो है 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, चार्ज का साइन नहीं लेते, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो उनके बीच का डिस्टेंस तो 2L है ना, तो 2L का स्क्वायर, तो फोर्स कितना हुआ भाई, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। इनके बीच में इतना फोर्स लगा, इनके बीच में, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और उसकी बीच इमेज के बीच में इतना फोर्स लगा, क्या इसी फोर्स से स्प्रिंग खिंच गया, क्या इसी फोर्स से स्प्रिंग खिंच गया, तो हाँ, तो इसी फोर्स से स्प्रिंग खिंच गया। और अगर स्प्रिंग खिंच गया, तो जब स्प्रिंग खिंच जाता है तो स्प्रिंग के ऊपर तुमको याद हो तो वैल्यू वाइज F इज इक्वल टू के एक्स फोर्स लगता है, माइनस के एक्स लिखते हैं उसको, लेकिन वैल्यू अगर मैं सिर्फ बात करूं तो F इज इक्वल टू के एक्स है, क्योंकि चार्ज का साइन तो ले नहीं रहे अपन, सिर्फ वैल्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स है, इसी ने ये फोर्स लगाया और इससे खिंच गया, ये एक्स डिस्टेंस खिंच गया, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 में आएगा 1/4πε0, उसको ऐसे ही रहने दो, Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर विच इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें Q की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो नीचे का है ना, ये सारा का सारा यहाँ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स इंटू 4πε0 इंटू 4L स्क्वायर। इससे Q स्क्वायर बराबर मिलेगा, ये 4 और ये वाला 4 16 हो गए, 16πε0 के, और क्या बचा तुम्हारे पास, एक x बचा है और एक L स्क्वायर बचा, तो x L स्क्वायर। और तुम्हें पूछा था कि चार्ज कितना है, तो तुम इसका रूट ले लो, पूरे का रूट ले लो, तो हो गया 16πε0 के x L स्क्वायर। चाहो तो कुछ चीज़ें रूट से बाहर ले लो, एक तो 4 बाहर ले लो, एक L ले लो, तो अंदर बच जाएगा πε0 के और x, इतना चार्ज उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व किया मैंने, मेथड ऑफ इमेजेस से, मेथड ऑफ इमेजेस से आसानी से सॉल्व हो जाता, क्योंकि हम उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज ले लेते हैं, जीरो पोटेंशियल। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज Q टू इन्फिनिटी व्हेन इनिशियली इट इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से एक चार्ज d डिस्टेंस पे था, उसको अब इन्फिनिटी पे ले जाना चाहते हैं, तो बताओ वो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो पहली चीज, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन से चार्ज कितनी दूरी पे था? ये चार्ज d दूरी पे था, दिख रहा है चार्ज चमकदार, ये d दूरी पे था। अब ये d दूरी पे जब था तो इसको जब खींच के यूं ले जाओगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये अपना चार्ज इधर इंड्यूस कर चुका होगा अपोजिट, और ये दोनों में हो गया होगा अट्रैक्शन। इस किस के अंदर? इस बॉल के अंदर और इसके अंदर जो ये इमेज में दिख रही है ना बॉल, इनमें अट्रैक्शन हो गया। और जब तुम यूं ले जाओगे, दूर दूर करते जाओगे, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता जाएगा। तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा इसको वहां से यहां तक ले जाने के लिए। फोर्स है तो सही पर कम होता जा रहा है, पर तुम्हें वर्क करना पड़ेगा इसको खींच के इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए। अब वर्क डन बाय द फोर्स इज वेरिएबल, और जितना वर्क करोगे वो इंटीग्रेशन की सहायता से ही निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले अपन फोर्स निकालेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि हमेशा एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे रख लेते हैं। तो मान लो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे, शुरुआत में 0 डिस्टेंस पे था, बाद में एक्स डिस्टेंस पे, और एक्स डिस्टेंस के बाद ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? L डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक, तो उस वाले केस में हमको ये बताना पड़ेगा कितना वर्क करना पड़ा। तो शुरुआत वाले केस में इसको अपन क्या मान लेंगे कि डिस्टेंस कितना इसका 0 मान लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस शुरुआत वाले केस में एक्चुअली इनिशियली डी डिस्टेंस पे है और उसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है, और इंटरमीडिएट डिस्टेंस एक्स ले लेंगे। ठीक है, फिर से सुने, ये 0 डिस्टेंस पे नहीं है, ये इससे कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे इनिशियली, यानी यहां से यहां तक डी डिस्टेंस है, अब ले जाना है इसको इधर इन्फिनिटी पे। ठीक, चलिए कर देते हैं इसको फटाफट। इनिशियली डिस्टेंस d है तो d से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट होगा, इनिशियल से फाइनल तक। इंटरमीडिएट स्टेट पे हमको बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो मान लें कि ये इनफाइनाइट प्लेट है जो कि ग्राउंडेड है या 0 पोटेंशियल पे है, दोनों एक ही बात है। ग्राउंडेड है या 0 पोटेंशियल पे, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज q, और इनके बीच की दूरी है d इनिशियली। तो जब d यहाँ है तो इसकी मिरर इमेज यहाँ आ गई माइनस में, और वो भी कितनी दूरी पे आएगी? d दूरी पे ही आएगी इधर से इधर तक। ठीक है, तो इट इज़ मिरर इमेज, ये हमको पता पड़ गया, मिरर मेथड से किया हमने। अब इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन पैदा होगी। तो हमने क्या बोला कि जब हम इसको पकड़ के खींच के यूं ले जाएंगे तो ले जाना तो इन्फिनिटी पे, लेकिन इन्फिनिटी पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, इंटरमीडिएट स्टेट पे कहीं पे यहाँ ले आए इसको। तो हमने बोला कि चार्ज को हम यहाँ लेके आए, दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, और इंटरमीडिएट स्टेज या स्टेट पर डिस्टेंस ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक का x। तो जब ये x पे होगा तो इसकी इमेज भी तो इधर साइड x पे होगी। अरे बात समझो, इधर जगह नहीं है तो छोड़ रहा हूं मैं, इधर साइड इसकी इमेज भी x पे होगी। तो उस वक्त इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? किन दोनों के बीच में? इसके और इसकी इमेज के बीच में। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस between the charge and its image, between the charge and its image at intermediate distance। intermediate distance कितना? x is f which is equal to 1/4 pi epsilon naught, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2x का स्क्वायर। इतना फोर्स है इंटरमीडिएट। अब तुम्हें तो वर्क निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ फोर्स वेरिएबल है, तो हमें पहले स्मॉल वर्क निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। डिस्टेंस चलाना पड़ेगा इस चार्ज को, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का dx चलाना पड़ेगा इधर की तरफ। ठीक, ये डिस्टेंस dx चलेगा चार्ज। तो
यहाँ पे डॉट लगा है तो मैं इसको क्या करूँगा, डॉट हटाऊंगा और कॉस थीटा डाल दूंगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स डॉट स्मॉल डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू डालो, फोर्स की डालो, थीटा की डालो। तो फोर्स की वैल्यू तो यहाँ से डाल देते हैं, इंटरमीडिएट फोर्स है, इंटरमीडिएट फोर्स है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ फोर्स किधर लग रहा, फोर्स लग रहा है इस साइड। क्यों लग रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव है ना फोर्स। क्यों अट्रैक्टिव है भाई, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्शन ही करेगा, अपोजिट चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तुम दे रहे हो इस साइड, तो फोर्स इधर साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो हो गया ना 180 डिग्री का एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। और cos 180 -1 होता है, तो यहाँ जब तुम 180 डालोगे तो ये माइनस छोड़ देगा है, ठीक। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4 x की पावर -2 dx। कोई डाउट? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4, ये x की पावर -2 हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। और कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, तो जीरो से नहीं, जीरो से w तो वर्क आएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएगी, वो यहाँ पड़ा हुआ था d पे और ले जाना है उसको इन्फिनिटी पे। तो d से उस चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाना है, तो d से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट्स आएंगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ क्या आएगा d और यहाँ क्या आएगा इन्फिनिटी। चलो अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन w -1/4πε0 वैसा का ऐसा, क्यू स्क्वायर बाय 4 ऐसा का ऐसा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन हो गया, डब्बा लगाया, ऊपर इन्फिनिटी नीचे d। w इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4, x की पावर -1 है ये, अपॉन -1 है, इन्फिनिटी इधर d है। तो w इज इक्वल टू -1/4πε0 और ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। कौन सा माइनस? ये माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब बचा क्या, क्यू स्क्वायर बाय 4 और 1/x बचा है इधर साइड, 1/x, इधर इन्फिनिटी इधर d। अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4, अपर लिमिट होगी 1/∞ -1/d। तो इसका आंसर आएगा वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 4d। ऐसा क्यों? क्योंकि एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, और माइनस लगा रहेगा यहाँ, ठीक है, माइनस लगा रहेगा। तो इट इज द वर्क डन। देख लें इसको एक बार, चेक कर लें। $16 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर बाय 16d करना तो कर लेना, नहीं तो इसी को आंसर लिख देते हैं, ठीक। चलिए नोट करिए फटाफट, पॉज दबाएं, नोट करें। नीचे ले रहा हूं मैं। कुछ बच्चे जब मैं लिख रहा होता हूं ना तभी लिखना चालू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है तरीका। जब मैं कंप्लीट कर चुका हूं उसके बाद ही आप नोट करें, नहीं तो आप जब लिख रहे होते हैं तो आपका ध्यान भटकता है, लिखने में समझ नहीं पाते, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा स्पीड में ही समझाता हूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने कम से कम समय में। तो अपना कंसंट्रेशन आप बनाएं वहाँ पे, और जब नोट करने के लिए बोलें तब आप पॉज दबा के आराम से जितना समय लेना उतना समय तो नोट करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उस समय आप क्या करें कि एक बार सीख लिया है ना, मन से लिखें पूरा का पूरा, याद भी हो जाएगा हाथ के हाथ। चलिए नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबा दें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं। देखें यहाँ पे 2 point charges q and minus q are separated by a distance l
both being located at a distance L by 2 from infinite conducting plane. Find the modulus of the vector of the electric force acting on each charge. नंबर 2 क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द मिड पॉइंट बिटवीन दीज चार्जेस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की कल्पना कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, उसका डायग्राम क्या बनेगा, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो कंसेप्ट तो चूंकि अभी जो चल रहा है आपको याद है कि वही वाला लगाना है, परीक्षा में ऐसा नहीं होता, परीक्षा में सब मिक्स हो जाते हैं। तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा कंसेप्ट जब समझाया था वो वाला कब लगाना है, ये आपको याद आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन मेथड ऑफ इमेजेस लगा रहे हैं, तो पहले इसका एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, उसके बाद जो है वो सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझें, एग्जैक्ट डायग्राम बनाए। 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। तो 2 चार्जेस बना लो भाई, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज माइनस Q, और उनके बीच का डिस्टेंस माइनस Q, ये रहा माइनस Q। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना L है, डिस्टेंस इनके बीच का है L। हो गया। बोथ बीइंग लोकेटेड एट अ डिस्टेंस L by 2 फ्रॉम इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, अब इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को फिलहाल मैं सिर्फ एक लाइन से दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, जैसे अपन मिरर नहीं दिखाते थे उसके अंदर रे ऑप्टिक्स में कि ये मिरर है, तो ये प्लेन है, यूं करके ऐसे होगा इधर साइड कहीं पे। ठीक है, इस तरीके से प्लेन है, लेकिन उसको मैं नहीं दिखा रहा। अब सीधे सीधे जो है वो हमने क्या किया, एक लाइन ही खींच दी, बस इतना ही दिखाया। वास्तविकता में वो प्लेन होगा यहाँ से, ठीक है ना, इस तरीके से, लेकिन मैंने लाइन के रूप में दिखा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या आप समझाना चाह रहा हूँ। इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं दिखता, ये प्लेन लाइन बना दी तो समझ में आ जाना चाहिए कि 3D लाइन है वो। ठीक है ना, तो इट इज़ ए प्लेन। अब इसकी क्या होगा, इमेज बनेगी। तो ये है कितने दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है L by 2। तो जब L by 2 का डिस्टेंस है तो हमको ये समझ में आ गया कि इसकी इमेज इतनी दूरी पे यहाँ बन जाएगी, और यहाँ पे जो L by 2 डिस्टेंस पे दूरी पे जो इमेज बनेगी वो अपोजिट साइन की होगी। इसका मतलब यहाँ बनेगा माइनस Q और यहाँ माइनस Q का हो जाएगा प्लस Q। क्लियर हुई बात ये। और इस तरीके से एक स्क्वायर ही बन जाएगा, देखा जाए तो इट विल बिकम अ स्क्वायर। देखो ना, पूरा स्क्वायर ही बन गया। L by 2 प्लस L by 2 L, फिर एक और L, फिर एक और L, और चारों कॉर्नर पे 4 चीजें आ गई। अब सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया स्क्वायर वाले में। पूछ रहा है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो 2 तो प्लस में चार्ज है, 2 माइनस में चार्ज, किसी पे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ड्रॉ कर देता हूँ। हम ये समझ गए कि एक स्क्वायर बन गया है, और जो स्क्वायर बना है उसके अंदर यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, और नीचे माइनस Q है, और ये प्लस Q है। अब ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, पूछा है कि भाई किस पे कितना फोर्स है, तो चलो मान लो कि इस पे निकाल देते हैं। चलो इस पे फोर्स निकाल देते हैं कि कितना फोर्स है। तो सबसे पहले इस प्लस को इस माइनस ने खींचा अपनी तरफ, तो इसने यहाँ पे फोर्स लगाया होगा, दैट इज F1। फिर इसने अपनी तरफ खींचा तो ये भी फोर्स लगाया होगा F2, और फिर इसने इसको रिपल्शन दिया होगा यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसने इसको यूं करके ऐसे रिपल्शन दिया होगा, और ये जो रिपल्शन दिया होगा ये इसको बोल देते हैं F3। ठीक है, अब F1 निकाल रहा हूँ मैं, F1 विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज A का स्क्वायर। A मतलब L का स्क्वायर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में L का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इट इज ए स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना L है, तो ये F1 आ गया। F2 निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई नई बात तो आनी नहीं उसके अंदर। भाई जो F1 है वही F2 है। हाँ, F3 में डिस्टेंस √2a हो गया है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो √2l हो गया। कौन सा, डायगोनल वाला, तो इसलिए F3 अलग आएगा। तो F3 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन √2l का स्क्वायर, यानी 2l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना फास्ट तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपन बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब करना क्या है, तो करना ये है कि इसके और इसके बीच में रिजल्टेंट इधर आएगा, इसके और इसके बीच में रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये अपोजिट में चला जाएगा। तो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स ऑफ एनी फोर्स, तो √2 F1 होगा, और F3 इधर चला जाएगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F3 माइनस √2
F1। अब तुम बोलोगे √2 कहाँ से आ गया, तो ये तो तुमको पता होना चाहिए, ये वाला F1 है F2 है, दोनों बराबर हैं, वैल्यू वाइज दोनों बराबर है ना, तो जब दो एक जैसे लग जाते हैं तो √2f हो जाता है। कैसे आया, p² + q² + 2pq cos थीटा से, ठीक है, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब ये F3 में से √2 टाइम्स ये घटाना है, तो जो नेट फोर्स लगेगा इट इज इक्वल टू F3 इज kq² माइनस √2 टाइम्स F1 इज kq² अब तुम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, kq² कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचा तुम्हारे पास 1/2 माइनस √2, इतना फोर्स लगेगा उसके। 1/2 तो 0.5 होता, √2 1.414 होता। इसका मतलब मुझे इसमें से इसको माइनस करना था, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मॉड, ताकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इस वाले केस में जो है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा दिख रहा है। आ रही बात समझ में, क्या बोल दिया मैं, ये तो कांस्टेंट था, हाफ इज 0.5, √2 इज 1.414, अल्टीमेटली ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करने से निगेटिव आया, इसका मतलब ये वाला पावरफुल है, ये वाला इस साइड लग रहा है, इसलिए फाइनल आंसर तुम्हारा इस तरफ आएगा। ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वैल्यू है, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया और नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो फाइनली आंसर में कैसा लिखूंगा, आंसर में लिखूंगा kq² ज़्यादा माइनस कम, दैट इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2 एंड टूवर्ड्स द डायगोनल डाउनवर्ड्स, या कोई अगर नाम दे देते तो अच्छा रहता, A B C और D, तो अपन लिख देते टूवर्ड्स डायगोनल AC डाउनवर्ड्स, ठीक। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लें, फिर उसके बाद लिख लेना आप। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस का मिड पॉइंट, ये चार्जेस का पॉइंट, ये मिड पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, ठीक, निकाल देंगे, कुछ भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो गया ना, इसमें क्या बचा। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे चार्जेस रखें, तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो चार्जेस बता दो हमें कितने कितने, हमें ये तो पता ही है कि स्क्वायर है और साइड कितनी है उसकी A है। अब चार्जेस बता दो कितने कितने हैं, तो सबसे पहला जो चार्जेस है ऊपर वाले +q -q, फिर नीचे -q +q, ठीक है ना, डायगोनल में बैठे हुए हैं, तो +q +q -q ऐसा हो गया। यहाँ पूछ लेता तो 0 आ जाती, ये मिरर की प्लेट है उसी पे, क्यों, क्योंकि ये इस साइड खींचता, इधर खींचता। तो पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के बिना नहीं निकलेगा। टेस्ट चार्ज होता है +Δ Q यहाँ ले आओ, दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब देखो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा इस साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, दैट इज E1, मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4, E1 इधर साइड, ये प्लस है ये माइनस है, ये खींचेगा इस साइड, दैट इज इक्वल टू E2। फिर यहां से देखो, यहां से ये लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, अरे ये क्या बन गया, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा यूं, और ये खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका नाम होगा E4, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है वो। फिर सिमिलरली इधर साइड से भी ये धक्का देगा, प्लस है ना, तो ये यहां से धक्का देगा इस साइड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 3। आ रही बात समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आ गया। अब इनको सॉल्व करने से तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, देखो मैं तो सिर्फ मेथड समझा रहा हूँ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ जाएगा, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब इसके क्या करना, कंपोनेंट कर लेना, एक इधर एक इधर, इसके कंपोनेंट कर लेना, एक इधर एक इधर, फिर उसके बाद ये कंपोनेंट सॉल्व करना, ये कंपोनेंट सॉल्व करना, तुमको अल्टीमेटली आ जाएगा। मतलब वेक्टर्स का काम रह गया है, इसलिए अब आगे मैं नहीं बता रहा इसको करने के लिए, तुम खुद कर सकते हो।
ठीक है, वेक्टर्स लगा के ये दोनों पहले जोड़ लेना, उसके बाद ये बना देना। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए आप इसको, ऊपर से नोट करना चालू करें। पॉज का बटन दबाएं, नीचे लिख रहा हूं, नीचे ले जा रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, क्या हुआ, करा है क्वेश्चन, आंसर बताऊं इसका क्या है, देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। E इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/5√5 इंटू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये आंसर आ रहा। अब तुम बोलोगे कि सर आप ही कर देते, हमसे ना हो पाएगा, तो ठीक है मैं करके बता देता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन, ठीक है ध्यान से देखना। पहले मैं खुद शॉर्ट हो जाऊं फिर शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। चलो देखें, सबसे पहला ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये वाला इन दोनों के बीच, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है L/2, तो हो जाएगा L²/4। दूसरा इधर साइड ये वाला निकाल लो तो ये भी सेम ही आएगा। तीसरा ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब बेसिकली इन दोनों को डबल कर देंगे, जोड़ने का मतलब होता है डबल कर देना, तो हो जाएगा 8kq/L²। बात खत्म हो गई। अब ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, अब दूसरा पॉइंट देखें। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ना उसकी वैल्यू इसके और इसकी बराबर होगी, डिस्टेंस सेम है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ पहले दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर का मतलब E3 और E4 वैल्यू वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अलग है, इसलिए मॉड लगा दिया मैंने, विच इज इक्वल टू क्या 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये L है, ये L है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या है L है, और ये वाला L/2 है, तो पाइथागोरस लगेगा, √L² प्लस L²/4 जो कि हो जाएगा 4L² प्लस L² यानी 5L²/4 का रूट, इसका मतलब 5√5L/2 ये डिस्टेंस आएगा। और चूंकि डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना रहता है यहाँ पे, तो इट विल बिकम √5 की जगह हो जाएगा 5L² और ऊपर चला जाएगा 4। आया समझ में? अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन इनका होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ये देखना है। तो ये इधर लगाएगा दम, ये इधर लगाएगा दम, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे अपन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि कॉस कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि साइन कंपोनेंट आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि कॉस होगा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा जो कि साइन होगा। साइन वाला कंपोनेंट साइन वाले से कैंसिल, दो कॉस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब E3 का कॉस थीटा और E4 का कॉस थीटा आपस में जुड़ जाएंगे और ये इस डायरेक्शन में नेट फील्ड बना लेंगे, और ये वाले ने इस डायरेक्शन में नेट फील्ड बना लिया था, तो ये दोनों फिर अपोजिट हो जाएंगे, तो माइनस कर देंगे लास्ट में इन दोनों को हम। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक का तो इधर लग जाएगा ना, ये जो दो थे ना ये इधर लग रहे थे, और ये दोनों के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, ऊपर वाले इधर वाले बचे, तो एक इधर रह गया और वो जो दो हैं उधर रख गए, तो टकरा गए ना आपस में, तो माइनस करने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं, ये E निकल गया, E इज इक्वल टू E3 की वैल्यू डालो। अच्छा ये दोनों सेम है इसलिए डबल ही कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स E3 की वैल्यू डालो, KQ इंटू 4/5L² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू देख लें क्या होगी,
कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा की वैल्यू डालनी है। कॉस थीटा इज बेस, बेस कौन सा भाई इस वाले में ट्रायंगल में, दिस इज द बेस L/2 और हाइपोटेन्यूस ये है √5 L/2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज L/2 √5 L/2। L से L कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1/√5 आ गई वैल्यू कॉस थीटा की, जो कि हमें यहाँ डालनी पड़ेगी 1/√5। ये आ गया तुम्हारा इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, और ये वाला आ गया था इधर की डायरेक्शन में। अब नेट निकलेगा इन दोनों को माइनस कर देने से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब दोनों में से जो भी बड़ा हो उसको उसमें से माइनस कर देना। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 8 अपॉन समथिंग है ना, ये बड़ा है, तो इट विल बी 8KQ अपॉन L² माइनस KQ, ये 8/5 √5 अपॉन L²। देखो भाई कैलकुलेशन मनी में कर लिया करो, 4 2 8 हो गया, ये 8 हो गया, नीचे √5 5, ये √5 हो गया, और बचा हो तो कांस्टेंट सी है। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 8KQ/L² कॉमन निकल रहा, तो अंदर क्या बच रहा, 1 माइनस 1/5 √5, ये बच रहा, और डायरेक्शन फाइनली इधर साइड आ रहा है क्योंकि ये पावरफुल है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यही आंसर है, ऊपर जो लिखा है वो भी यही आंसर है, बस उसके अंदर 1/4πε0 की वैल्यू डाल दी है, तो ये बन जाता, ठीक है ना। 4πε0 की वैल्यू डाल देंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि वेयर k इज इक्वल टू 1/4πε0, ये डाल दोगे तो वही आंसर बन जाएगा जो लिखाया था। चलिए अब फटाफट नोट कर लें इसको, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। A point charge Q is located between two mutually perpendicular conducting half planes. Its distance from each half plane is equal to d. Find the value of the force acting on the charge. दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, अभी तक एक ही प्लेन के क्वेश्चन थे, अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा 90 डिग्री ऐसे, ठीक है, जैसे कोई कॉपी मोड़ दो बीच में से, तो उसके बीच में कहीं चार्ज रखा हुआ है, तो बताना उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ी सी ऑप्टिक्स आती हो तो तुमको ये पता होगा कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अगर अपन मिरर रखते हैं, उसके बीच में कोई चार्ज रख देते हैं, तो उसकी 3 एक्स्ट्रा इमेजेस बनती हैं। एक इधर इमेज बनेगी, एक इधर इमेज बनेगी, और एक 45 डिग्री पे नीचे इमेज की इमेज बनेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि दो प्लेन्स रखे हुए हैं तो 3 इमेज कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स का एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसके अंदर, डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखें, सबसे पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स रखे हुए हैं, ऐसा मान लो, एक यहाँ रखा हुआ है और ये क्या रखा, अपन ऊपर टॉप से देख रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस d, यानी यहाँ से भी d है और यहाँ से भी d है, और तुम्हारा चार्ज कौन सा है, ये चार्ज है तुम्हारा। डिस्टेंस यहाँ से भी d है और इधर से भी d है, और ये वाले जो दो हैं ये मिरर्स, मिरर इमेज बेसिकली मेथड है, ये कोई सही में मिरर इमेज तो है नहीं, इंडक्शन होता है उसके अंदर बस। तो प्लस क्यू चार्ज है। अब हमको ये पता है कि जब ये इंड्यूस करेगा ना, तो इतनी दूरी पे ही चार्ज इंड्यूस करेगा, इधर भी इतनी ही दूरी पे करेगा और इधर भी इतनी ही दूरी पे करेगा। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके का एक स्क्वायर बना देगा ना। हरी बात समझ में, एग्जैक्ट नहीं बना मेरे से, लेकिन ये ऐसा स्क्वायर बना देगा यूँ यहाँ से। अब ये स्क्वायर बना देगा तो ये वाला यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, माइनस क्यू। यहाँ कौन सा आएगा, माइनस क्यू। सही में समझ में आई बात। यहाँ कौन सा आएगा ये सोच के बताओ, जब तक मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये d है डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी d है, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 2d, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 2d, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये d है ना, तो ये √2d हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, और अगर ये √2d है तो ये भी √2d ही होगा, और ये वास्तविकता में एक स्क्वायर बन गया, ऐसा 4 स्क्वायर्स बन गया। ठीक है, ये समझ में आया तुमको? 4 स्क्वायर्स बन गए। बताइए, सोच के बता पाए कि आपकी वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? बता पाए सोच के कौन सा चार्ज आएगा? तो अगर तुमने ऑप्टिक्स पढ़ी हो तो बेसिकली वो जो कोना है ना, वो इमेज का इमेज है। इमेज का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बनेगी उसका उल्टा वहां पे बनेगा, क्योंकि दो मिरर्स हैं तो दो तो रियल, मतलब जो वास्तविक इमेजेस हैं वो आएंगी उसकी, एक इधर रियल एक इधर रियल। वर्चुअल इमेजेस आएंगी मतलब सही की इमेज आएगी ऑब्जेक्ट की, और जो डायगोनली आएगी वो बेसिकली इमेज की इमेज आती है। और ऐसे तुमने देखा होगा कि नाई के सामने एक सामने मिरर लगा रहता है, एक पीछे लगा रहता है, तो ढेर सारी इमेजेस दिखती है ना एक के बाद एक, तो वो क्या होती है? इमेज की इमेज होती है ना। तो यदि किसी इमेज पे तुमने एल लिख दिया तो अगली इमेज में उल्टा एल दिखेगा, लैटरली इन्वर्टेड, लेकिन उसकी अगली में सिर्फ सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज की इमेज जब बनेगी तो वापस सीधा हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे चार्ज आएगा -q की जगह +q। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं एक बार, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑप्टिक्स अगर पता हो तो ये आसानी से समझ में आएगी बात। अगर मैंने P लिखा तो मिरर में मुझे वो P दिखता है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक और मिरर लेके खड़ा हो गया और मैंने इसको देखा, तो इसको देखा तो ये मुझे जो है वो वापस से P ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इमेज की इमेज बन गई। तो ये वाला जो है ये तो इसकी डायरेक्ट इमेज थी, तो ये तो माइनस हुआ। ये वाली भी डायरेक्ट इमेज थी, ये माइनस हुआ। लेकिन ये डायरेक्ट इमेज थोड़ी थी, यहाँ का थोड़ी मिरर थोड़ी है, ये इसकी और इसकी इमेज बनी है आधी आधी मिलके। तो ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं इसको, तो ये आधी आधी इमेज मिली है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी? +q हो जाएगी, ना कि -q, क्योंकि ये इमेज की इमेज है। इट इज द इमेज ऑफ इमेज। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। अब बताएं क्या पूछा उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। इसके ऊपर कितना फोर्स? अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब मैं इसको ना भी करूं तो चलेगा, क्योंकि अब मैं इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं तो मुझे समझ में आ गया होगा। इसको कन्वर्ट कर लिया है हमने, एक स्क्वायर है बेसिकली, स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज -q है, यहाँ पे चार्ज +q है, फिर यहाँ पे -q है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2d है, ये डिस्टेंस 2d है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 2d है, यानी कि स्क्वायर के बीच में, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 2√2d है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक, अब किसी पे फोर्स निकालना, तो मान लो इसी पे फोर्स निकालना, ऐसे ही तो बोला इसने कि इसी पे फोर्स निकाल दो। तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दिस इज F1, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F2, और ये वाला इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव बन गया ना, तो ये रिपेल करेगा, तो इट इज F3। अब ये दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट √2 टाइम्स इधर आ जाएगा, और ये F3 से माइनस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये आप लोग नोट कर लें। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बताया गया है। अब मैं सीधे आंसर लिख देता हूं इसको। चलिए पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, मैं इसका सीधे आंसर लिख रहा हूं। ये इसका आंसर, वैल्यू पूछी है उसने, ये आंसर 2√2 - 1 Q²/32πε0d²। ठीक है, चलिए नोट कर ले, पॉज दबाएं, ये भी लिख लें और इसको सॉल्व करें। तो आपको ये मेथड ऑफ इमेजेस समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। तो जब भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट आए या फिर कोई जीरो पोटेंशियल पे भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेट वो अर्थिंग करी हुई हो, तो अर्थिंग ना भी करी हुई है और वो जीरो पोटेंशियल बोल रहा है तो भी ये मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।